हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप आप सभी को ही पता होगा। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज़ सॉरी आपके पास जो क्वेश्चंस कर रहे हैं लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले 1-2 महीने आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो रिसेंटली में न्यूज़ में रहा था। तो देखो डीपीएसपीक्यू न्यूज़ में रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली में का क्लैरिफाई किया था प्रिंसिपल्स ऑफ एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन को। क्या है ये टॉपिक देखो समझेंगे, बट इससे पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक बार देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपने ज़रूर याद रखना है। न्यूज़ में क्यों था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था एक प्रिंसिपल को, एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन। ठीक है, एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन नाम ज़रूर आप याद रखोगे। है क्या ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देख लेते हैं। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? ये हैं क्या, ये आपके पास डायरेक्शन हैं। ठीक है, इट इज द डायरेक्शंस, इट इज द डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्या है, डायरेक्शंस हैं दैट कि हाँ कि कैसे किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर आपके पास कोई भी अगर आपको ना लग रहा है पता, तो आप सिंपल चुपचाप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाओ और आप अपने स्टेट को क्या कर सकते हो, रन यहाँ से देख के कर सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही जाए तो ये हमारे पास जो पार्ट में देखने को मिलेगा, ये पार्ट कौन से पार्ट में, पार्ट 4 में देखने को मिलेगा और आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक 51 के बीच में इसका सारा का सारा सिनेरियो है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये सारी की सारी हैं क्या, डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और हमने इसको कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर बोरोड फ्रॉम दी या बोरोड फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है और ये सारी की सारी हैं डायरेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि हाउ शुड आपके पास क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड रन द स्टेट। ठीक है, तो अब हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितने पोर्शन में डिवाइडेशन है इसकी, तो इसकी डिवाइडेशन है 3 पोर्शन में। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारे पास कितने पार्ट में है, देर आर द 3 मेजर पोर्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, देर आर द 3, है ना, याद रख लेना, 3 मेजर पोर्शन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कौन कौन सा है? पहला है सोशल प्रिंसिपल। ठीक है, सोशल प्रिंसिपल्स। ठीक है, और इन्हीं सोशल प्रिंसिपल्स की बात हुई है। दूसरे हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कितने पोर्शन आगे, 3 पोर्शन आगे। देयर आर द 3 मेजर पोर्शन, there are the 3 major portions of the directive principle of state policies. ठीक है, of the directive principle of the state policy. The first one is social principle, then the second is Gandhian principle, and the third is liberal intellectual principle. अब यहाँ पर ना कुछ कुछ इसके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, टू ऑर्गेनाइज द पंचायत एट विलेज लेवल। ठीक है, कि विलेज लेवल पे क्या करो आप, और विलेज लेवल पे आप क्या करो, एक पंचायत को ऑर्गेनाइज करो ताकि वो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करे। डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करे मतलब बड़े बड़े अधिकारियों के पास या मतलब सेंटर के पास पावर ना हो, पावर किसके पास हो, लोकल सिटीजन्स के पास क्या हो, अपनी पावर हो कि वो क्या कर सकें, अपने जो लाइफ है उसको क्या करें, अच्छे से रन कर सके। ठीक है, आर्टिकल 40 के बाद जो इम्पोर्टेंट है इसका वो है आर्टिकल 43, जिसमें गांधी जी के प्रिंसिपल में कहा गया
टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री एट विलेज लेवल, की कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करो, प्रमोट करो, ठीक है। उसके बाद कहा गया मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 के बी में क्या कहा गया, टू मैनेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाओ ताकि इंडिजिनियस या लोकल सिटीजन इससे अच्छा क्या कर सके, अपनी जो मॉनेटरी है उसको अच्छे से रन कर सके। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 46 भी इंपॉर्टेंट है गांधीयन प्रिंसिपल में, जिसमें क्या कहा कि सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर वीकर सेक्शन एंड द वुमेन्स, ठीक है। कि इस आर्टिकल 46 के तहत ये डायरेक्शन दी जाए स्टेट को, मतलब स्टेट क्या कर सकता है, इसके ऊपर कानून बना सकता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वल्नरेबल जो हमारे पास सोसाइटीज हैं, वुमेन हैं, उनको उनके लिए क्या कर सकें, यहाँ पर एक कानून बना सकें। बट हाँ, दैट इज नॉट इनफोर्सिएबल इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, मतलब ये सारे के सारे इन्फोर्सेबल नहीं है, आप इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, बस ये डायरेक्शन है, अगर स्टेट का मन होगा तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन स्टेट की व्हाट दे वांट, है ना, कि वो क्या चाहते हैं। आर्टिकल 47 भी इंपॉर्टेंट है गांधीयन प्रिंसिपल में, जिसमें कहा गया है टू प्रोहिबिट द इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, ठीक है, लाइक ड्रग एंड ये सारे के सारे इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, लिक्विड वगैरह को क्या करना है, बैन करना है। ये भी आपके पास आर्टिकल 47 में डिपेंड ऑन स्टेट के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। आर्टिकल आपके पास 48 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है टू प्रोहिबिट द काउ स्लॉटर्स, ठीक है, टू प्रोहिबिट द काउ स्लॉटर्स, जो ये काउ स्लॉटर एनवायरनमेंट को जो गंदा करते हैं, या काउ स्लॉटर एनिमल प्रोटेक्शन के बारे में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। ये सारे के सारे हैं गांधीयन प्रिंसिपल हैं जो एग्जाम पे पूछे जाते हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात की जाए तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और पोर्तुगीज तो गोवा में पहले ही कर चुके थे अंडर द पोर्तुगीज एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या किया जाए, बनाया जाए, मतलब ये डिपेंड ऑन स्टेट, और उत्तराखंड पहला स्टेट बनता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च करने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड है नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है फॉर द ऑल रिलीजियन मैटर्स, ठीक है। कि हम होगा क्या, इन विच होगा क्या कि सारे के सारे रिलीजन को क्या किया जाएगा, एक ही माना जाएगा। अभी तक होता क्या है इंडिया के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हर एक रिलीजन के लिए क्या है, अपने अपने लॉज हैं। बस इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या किया जाता है कि जितने भी धर्म हैं सबको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। बट एक्सेप्शन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो 25 से लेकर 28 तक हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच नहीं होंगे, बट जो कानून होंगे वो आर्टिकल 44 के अंडर बनाए जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 45 बहुत इंपॉर्टेंट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 क्यों इंपॉर्टेंट, देखो ये बात किसके बारे में करता है, ये बात करता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में, कि 0 से 6 साल के बच्चे के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर की यहाँ पर दी जाए। और यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द फंडामेंटल राइट, के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री हैं क्या एक दूसरे के लिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर देखो आपके पास अगर आर्टिकल 21A, ठीक है, जो आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर अनुच्छेद 21A अगर बात करता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अर्ली एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है 14 ईयर तक, तो देखो 0 से 6 साल के बीच में ये क्या बोलता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है 6 साल तक के बच्चों के लिए, एक फुल पैकेज ये चाइल्डहुड में ये देता है, ठीक है। अडल्ट तक ये मतलब 14 ईयर तक ये पूरा का पूरा ये पैकेज देता है, तो एक सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 46 तो गांधीयन प्रिंसिपल है, आर्टिकल 47 भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। 48 में गांधीयन प्रिंसिपल और सोशल प्रिंसिपल में दोनों में ही आता है। आर्टिकल 49 लिबरल इंटेलेक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि आप क्या करो, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करो, और ये भी हमारे ना एक ड्यूटीज भी है आर्टिकल 49, ठीक है। आप सभी को ही पता होगा कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और इट इज ऑल्सो ए ड्यूटी, ये एक हमारी ड्यूटी भी है। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया, ये भी स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करो, सेपरेट द जुडिशरी पावर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर को क्या कर दो आप सेपरेट कर दो, टू सेपरेट द पावर्स ऑफ द जुडिशरी एंड एज वेल एज द सॉरी टू सेपरेट द पावर ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, जो इसको कानून को लागू करवाते हैं। और आर्टिकल 51 सभी को ही पता है, इट प्रमोट द इंटरनेशनल पीस, ठीक है, ये इंटरनेशनल पीस को क्या करता है, इट प्रमोट द इंटरनेशनल
पीस है ना, इट प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मतलब ये इंटरनेशनल शांति को ये प्रमोट करता है। सोशल प्रिंसिपल में देखो स्टार्टिंग कही जाए तो सोशल प्रिंसिपल में जो आते हैं वो आते हैं, देखो 36 भी आता है, बट 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आता है 38, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक 39 के बारे में जो अभी यहाँ पर बात हुई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन के बारे में, जिसमें कहा जाता है आपके पास कि क्या करो, ठीक है, लीगल राइट्स, सॉरी आपके पास सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करो सिटीजन्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए जो 40 है वो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। 41 में कहा गया है कि राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क। यहाँ पर 39 में आपके पास इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी आ जाएगा, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट भी आ जाएगी, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो 39 इंपॉर्टेंट, एक 5-6 यहाँ पर सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं। उसके बाद 42 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, ठीक है, कि मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए, ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, मतलब स्टेट की एक ऑब्लिगेशन, मतलब स्टेट के लिए काम है कि मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करो, ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बातें हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया हुआ है एमिनेंट डोमेन ऑफ डॉक्ट्रिन्स के ऊपर, ठीक है। ये एमिनेंट डोमेन डॉक्ट्रिन है क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में ना रिसेंटली में डिलीवर किया है लैंडमार्क रूलिंग क्लैरिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इन एमिनेंट डोमेन। इस एमिनेंट डोमेन को रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हुआ है, क्लैरिफाई किया हुआ है, जिसमें कहा है विच अलाउ द गवर्नमेंट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर द पब्लिक यूज, कि क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो फंडामेंटल राइट्स तो ये है ही है, आर्टिकल 300 सभी को ही पता होगा, आर्टिकल 300 भाग 12 पार्ट 12, और जो आर्टिकल जो हमारे पास 19G को हटाकर, सॉरी 19F को हटाकर, और साथ साथ में जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 को हटाकर जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हटा दिया गया था, वो तो फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये एमिनेंट डोमेन को रिसेंटली में क्लैरिफाई किया है कि हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी को फॉर पब्लिक यूज के लिए, विच कंपेंसेट विद कंपेंसेशन, बट क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जैसे फंडामेंटल राइट में बात हुई है। अभी रिसेंटली में 8 एक मेजोरिटी का डिसीजन आया था, जिसमें कहा था आर्टिकल 39B के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 39B क्या करता है, बोलता है कि हाँ ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करो, राइट टू आपके पास वर्क है, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है मैन वुमेन के लिए, फॉर मैन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। तो उसी के ही अकॉर्डिंग आर्टिकल 39B में क्या कहा था कि आपके पास क्या होने चाहिए, जो ठीक है, जो एमिनेंट डोमेन है इसको क्या किया हुआ है, क्लैरिफाई किया हुआ है। अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट एम्स टू सिक्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कॉमन गुड, ठीक है, मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, कि हाँ जो मटेरियल्स रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉमन गुड के लिए, मतलब अच्छाई के लिए, सबके लिए, ठीक है, कि सब क्या हो, भलाई हो। बट हाँ गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली में क्लैरिफाई किया हुआ है कि 39B के अकॉर्डिंग आपके पास क्या कर सकती है, स्टेट प्रॉपर्टी को ले सकती है, बट क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेंसेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आर्टिकल 39B यहाँ पर रिसेंटली में इंपॉर्टेंट था जो हमने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं इसी तरीके के एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।